पूरी इन्होंने डिस्कशन की। थोड़ा देख के मजा आया, काफी सारी चीजें इन्होंने जैसे बताई कि जो है पॉपुलैरिटी उनकी ना सिर्फ इंडिया, पूरी जो है वर्ल्ड में उनकी पॉपुलैरिटी है। और इंडिया में ज्यादा एक तो पहली बात ये मेरे ख्याल से इनको जो मोदी जी को जो बनाती है ना सबसे अलग चीज, वो ये है कि ये डिसीजन मेकर है। हाँ। और दुनिया उसी की जो है रिस्पेक्ट करती है जो अपने फैसले में जो अपना इंडिया का नरेंद्र मोदी जी से पहले का टाइम लगाओ। तो हमारे भारतवर्ष में कभी भी अच्छे नेतृत्व का अभाव नहीं रहा है। जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में बंधा था और इसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने तक की आजादी नहीं थी, तब भी इसमें बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय इत्यादि असंख्य ऐसे मास लीडर थे जिनकी एक आवाज पर ही ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से दबी कुचली भारत की गूंगी जनता भी हुंकार भर उठती थी। वहीं महात्मा गांधी के नेतृत्व बल का लोहा तो दुनिया मानती है कि कैसे उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरोकर उसे अहिंसा की तलवार में बदल दिया और फिर इसी तलवार ने बिना किसी हिंसा के ही ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चैलेंज किया। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास को देखें तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर इंदिरा गांधी, इन लीडर्स की मास अपील में कभी कोई कमी नहीं रही। उस दौरान जब टीवी और इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी तब लोग सिर्फ इनकी आवाज सुनने के लिए रेडियो पर घंटों कान गड़ाए बैठे रहते थे और जब ये पॉलिटिकल रैलीज करते थे तब तो मानो जन सैलाब ही उमड़ आता था। दोस्तों, अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी कर्मठता और कॉमन मैन इमेज के लिए जाने जाते थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक एक्सपर्टीज और इनकरप्टिबल इमेज के लिए। वहीं अगर इंदिरा गांधी एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग और बेहद स्ट्रॉन्ग लीडर थी तो अटल बिहारी वाजपेयी अपनी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और राजनीतिक शालीनता के लिए सर्वप्रिय थे। साथ ही जहां राजीव गांधी अपने इनोवेटिव अप्रोच की वजह से फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से आज भी जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीवी नरसिम्हा राव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वक्त इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा देने के लिए फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी मशहूर हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या खास है, वो क्या है जिसकी वजह से मास अपील और पॉपुलैरिटी के मामले में आज वो सबसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये सभी क्वालिटीज मोदी जी के नेतृत्व में देखी जा सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो आइए हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, मोदी जी न केवल अपनी ऑरेटरी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनका यूनिक वर्ड सिलेक्शन भी उन्हें मासेस से सीधा जोड़ देता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण उनकी आम जनता के विषयों की गहरी समझ है। तभी चाहे लेटेस्ट मीम्स हो या पबजी का गेम, वो अक्सर लोगों से जुड़ी इन चीजों का जिक्र अपने कॉन्वर्सेशंस और भाषणों में करते आए हैं, जिससे उनका ये मास कनेक्ट और मजबूत हो जाता है। यहाँ तक कि पीएम मोदी अपने भाषणों में अक्सर जो स्लैंग्स यूज कर लेते हैं वो भी लोगों के आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि उनके भाषणों में संबोधन के तौर पर कॉमनली यूज किया जाने वाला फ्रेज मित्रों एक तरह से उनकी पहचान के साथ जुड़ गया है। और यह असर सिर्फ बोलचाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप मोदी जी की बातों का असर इसी बात से लगा सकते हैं कि लंबे समय से स्वच्छता को लेकर वर्ल्ड लेवल पर भारत की छवि कुछ अच्छी नहीं थी। यही नहीं, हम भारतीय भी इसी को लेकर अक्सर अपने देश की तुलना यूरोप के देशों और अमेरिका से किया करते थे कि ऐसा क्यों है कि वो देश इतने साफ सुथरे हैं, पर भारत जिसकी संस्कृति की बुनियाद उसके वेदों में ही स्वच्छता को ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है, वहां इस कदर गंदगी फैली हुई है। इसे लेकर कोई सरकार को कोसता था तो कोई यहाँ के लोगों को, लेकिन मानो इस समस्या का हल दिखाई नहीं पड़ता था। पर इसी बीच गांधी जी के आदर्शों के माध्यम से समूचे राष्ट्र को 2014 में स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ लेने की मोदी जी की मुहिम ने ही हम सब में एक बिहेवियरल चेंज ला दिया, जिसके बारे में सोचते तो हम सब थे लेकिन कभी अमल में नहीं ला पा रहे थे। यही नहीं, इंडिया ने ऐसा ही बिहेवियरल चेंज ओपन डेफिकेशन के मुद्दे पर भी देखा है। अब ऐसे में क्या नया हुआ? आफ्टर ऑल डस्टबिन और टॉयलेट्स तो मोदी जी के आने के पहले भी थी ना, पर फिर भी हमारे, आपके और हम जैसे करोड़ों भारतीयों द्वारा इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब पीएम मोदी ने इसे लेकर राष्ट्र में जागरूकता का संचार किया तो परिणाम हम सबके सामने है। दोस्तों, इसे आप भारत के नागरिकों के एकीकरण से भी जोड़ सकते हैं, जिन्हें सिर्फ इस एक छोटे से इशू से कॉमन एफर्ट फॉर कॉमन फ्यूचर की फिलॉसफी समझ आ गई। यही कारण है कि उसके बाद चाहे डिमोनेटाइजेशन की लंबी लाइन हो या कोविड के दौरान कोविड वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए चलाई गई थाली बजाने की मुहिम,
इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों का इसमें सम्मिलित होना यह दर्शाता है कि मोदी जी की बातों का असर लोगों पर कितना गहरा होता है और अब वो ये बात मानते हैं कि अपने प्रधानमंत्री के कोऑर्डिनेशन में किए गए उन सब के ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही उन्हें बड़े रिजल्ट्स देंगे। हालांकि आर्गुमेंट्स और उनके काउंटर आर्गुमेंट से हम भले ही उनके इन फैसलों में कमियां निकाल सकते हैं और कुछ हद तक ये आर्गुमेंट्स शायद ठीक भी हों, पर फिर भी इस बात से ये फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता कि देश में मोदी जी की फॉलोइंग किस कदर बढ़ी है। दोस्तों, पीएम मोदी से कनेक्ट करने और आम जनता के उनमें विश्वास के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मोदी जी की कॉमन मैन टू प्राइम मिनिस्टर वाली अनरियलिस्टिक जर्नी भी है। मोदी जी की जमीन से जुड़ी हुई राजनीति और उनके एक चाय की दुकान से शुरू कर आरएसएस के कार्यकर्ता, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने का सफर लोगों में एक उम्मीद जगाता है। एक उम्मीद कि ऐसा आदमी उनके दुख और दर्द भी समझता है और उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी। यही वजह है कि लोगों को उनमें एक एरिस्टोक्रेट नहीं बल्कि अपने ही बीच का एक आदमी दिखता है और मोदी जी की इस काबिलियत को सिद्ध करने में उनके गुजरात के कार्यकाल में हुए डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ये बात सही है कि गुजरात हमेशा से इंडिया के अग्रणी राज्यों में से एक रहा है, लेकिन गुजरात में सन 2000 के बाद से हुए डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने ही एक पोस्टर बॉय की भूमिका निभाई थी। ये नरेंद्र मोदी पर लोगों का अटूट विश्वास ही है जिसने 2014 और फिर उसके बाद 2019 में भी पीएम मोदी द्वारा एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन लड़ने के बाद भी देश की जनता ने उन्हें टोटल नंबर ऑफ वोट्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मत से विजय बनाया है। इन चुनावों में लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि अपने लिए एक प्रधानमंत्री चुन रहे थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कुर्ते में जेब नहीं है और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर जो कड़े फैसले ले सकता है। और लोगों की इन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हुए मोदी जी ने अपनी इस स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज को भी अपने द्वारा लिए फैसलों से हर बार साबित किया है। अगर हम उनके बीते 8 साल के कार्यकाल के पन्ने पलटकर देखें तो चाहे डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का या फिर कोविड लॉकडाउन लगाने का, उन्होंने कभी भी इन फैसलों की जिम्मेदारी फाइनेंस, डिफेंस या होम मिनिस्टर पर नहीं डाली, बल्कि हमेशा राष्ट्रों को संबोधित करके यही विश्वास दिलाया है कि ये फैसला उनका है और इसके सही या गलत होने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उनकी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पहुंचना था। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की तरफ इस तरह हाथ बढ़ाया हो। इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके ऐसा कर चुके हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ना ही भारत की ओर से 2016 में हुई वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन जिस तरह से ये फैसले लिए गए या उन पर अमल करके दिखाया गया वो एक नेशन के प्राइम रिप्रेजेंटेटिव के सेल्फ बिलीफ को दर्शाता है। ऐसे में हम इन फैसलों को सही या गलत मानकर इस पर तर्क वितर्क तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि पीएम मोदी ने हमेशा खुद को एक डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर की तरह जनता के सामने प्रस्तुत किया है। यही वजह है कि आज चाइना भी भारत के मुकाबले डिफेंस और इकोनॉमी में इतना मजबूत होने के बाद भी भारत से सीधा लोहा लेने में हिचक रहा है। यही नहीं, ये मोदी जी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी और अपने फैसले खुद करने की सोच ही है जिस वजह से चाहे डिफेंस हो या इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन, हर फील्ड में लगातार इनोवेटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम इस मोदिज्म को वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती उनकी पॉपुलैरिटी से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि एक देश की गवर्नमेंट द्वारा ऐसी रॉक स्टेडी अप्रोच रखना उसके ग्लोबल इमेज के लिए भी बहुत प्रोडक्टिव होता है। यही कारण है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत में अपना विश्वास जता रहे हैं। पर ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि क्या दुनिया का ये विश्वास भारत पर है या फिर इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर? कहीं ग्लोबल लेवल पर पीएम मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी असल में इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी का एक आफ्टर इफेक्ट तो नहीं? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सारी दुनिया एक कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबल विलेज बन गई है, जहां दुनिया के एक कोने में घटित होने वाली कोई घटना पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डालती है। और ऐसी परिस्थिति में इंडिया तो बीते एक दशक में इस विश्व का एक मुख्य केंद्र बिंदु बनकर उभरा है, क्योंकि ये सैचुरेट हो चुके वर्ल्ड मार्केट को नई अपॉर्चुनिटीज पेश करता है। साथ ही यूएसए, रशिया और चाइना के बीच चल रही ट्राइलेटरल कंपटीशन से अलग एक सेफ एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद जगाता है, जिसकी वजह से इस ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसके अलावा ग्लोबली इंडियन डायस्पोरा जो रोल प्ले करता है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में इंडिया में एक स्टेबल और डिसीजिव गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश होना वर्ल्ड वाइड बिजनेस पॉलिटिकल स्फीयर के लिए एक अच्छी खबर है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में विश्व स्तर पर भारत का कद काफी तेजी से बढ़ा है।
फिर वो स्टेज चाहे किसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी का हो या ग्लोबल मार्केट का, सारी दुनिया भारत की ओर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। इस वजह से पीएम मोदी की ओवरसीज पॉपुलैरिटी को इंडिया की पॉपुलैरिटी से जोड़ के देखा जा रहा है। आज कई लोगों द्वारा ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की डोमिनेंस पीएम मोदी की पॉलिसीज की वजह से बढ़ी है या फिर ग्लोबल लेवल पर मोदी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया की राइजिंग इंपॉर्टेंस की वजह से बढ़ रही है। दोस्तों, सवाल को समझने के लिए शायद गेम्स ऑफ थ्रोन्स की एनालॉजी यूज की जा सकती है कि कहीं ये वैसा ही तो नहीं कि जो भी आयरन थ्रोन पर बैठेगा वही 7 किंगडम्स का असली शासक होगा। शायद आज के दौर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया ही वो आयरन थ्रोन बन चुका है जो उसके लीडर को वर्ल्ड लेवल पर एक डोमिनेंट प्लेयर बना देता है। लेकिन ऐसा कह के इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस वर्ल्ड लेवल पर अगर आज पीएम मोदी का कद बढ़ा है तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी कैपेबिलिटीज और पॉलिसीज का ही नतीजा है, जिसकी वजह से चाहे आज यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैंपेन हो या फिर रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशंस, नरेंद्र मोदी सब में एक मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, चाहे पाकिस्तान में आए फ्लड्स हो या फिर श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, उम्मीद मोदी जी से ही की जाती है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो सब इसके पीछे कारण जो भी माने जाएं, पर ये बात सच है कि इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में मोदी जी ने जो मुकाम हासिल किया है उसे आने वाले समय में कायम रख पाना एक बड़ी चुनौती होगी। यहाँ तक कि ये खुद पीएम मोदी के लिए एक चुनौती बन के उभर सकता है। और चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मोदी जी इतनी तेजी से ऊपर चढ़े हैं कि अब लोगों की उनसे उम्मीदें भी चौगुना दर से बढ़ती जा रही हैं। इन सब के अलावा अगर हम बीते कुछ सालों में हुए स्टेट्स के इलेक्शंस पर भी गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ भी बीजेपी द्वारा पीएम मोदी की ही इमेज यूज करके इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और इसमें काफी हद तक उसे सफलता भी मिल रही है, जिससे पीएम मोदी की मास अपील साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी जी फिर से सबकी उम्मीदों पर खरे उतरकर तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर स्थापित होते हैं या फिर नहीं। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है भाई, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि पीएम मोदी इतने पॉपुलर हैं कैसे। अब देख लें कि उन्होंने एक चाय की दुकान से स्टार्ट किया और आज मतलब कि वो कहाँ पहुंच गए कि एक देश के वो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको भाई 90% बोल सकते हैं कि जो इंडिया है ना वो सारे भाई पीएम मोदी को चाहता है। आ रही है अपने, हम कहिए कि अपनी जमीन को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, जो भी जिस तरीके से जो उनका लाइफस्टाइल है उसको लेकर। सो मुझे लगता है कि बेसिकली जो मैं पीएम मोदी जी की एक क्वालिटी देखती हूँ, ये देखती हूँ कि वो ये चीज नहीं देखते कि कोई कौन रिलीजन का है, किस कम्युनिटी का है, जो कि काफी अरसे तक मैं कहूंगी कि लोगों के बीच में, स्पेशली जो बाहरी दुनिया है, उनके ऊपर एक ऐसी इमेज उनकी बना दी गई थी। और